प्लीज कम इन। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बैठ जाइए। थैंक यू सर। कैसे हो? बढ़िया सर। गुड। अब आप बताइए कि इंदिरा जी या राजीव गांधी, इसमें से किस पर हम चर्चा शुरू करेंगे? सर इंदिरा गांधी। ओके। और उनके किस पहलू के बारे में करेंगे चर्चा? सर उनकी रियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी। ओके, तो मैं शिमला पैक्ट उठाता हूं और आपको पूछ रहा हूं कि क्या शिमला पैक्ट एक खोए हुए अवसर का नमूना है, वेस्टेड अपॉर्चुनिटी? सर इसको देखा जा सकता है कहीं ना कहीं एक खोए हुए मौके के रूप में, जब कश्मीर समझौते की बात आती है। क्योंकि इस समय पे भारत कहीं ना कहीं एक लेवरेज था पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान के कई सैनिक बंदी के रूप में थे, तो हम शायद कश्मीर समस्या का समाधान कर सकते थे। बट कहीं ना कहीं इसके कई पॉजिटिव एस्पेक्ट भी थे जो कहीं ना कहीं भारत को वर्तमान में भी एक फॉरेन पॉलिसी में एज देते हैं। जैसे कि जो शिमला समझौते में भारत ने ये बात पुख्ता कर दी थी कि हम जो भी बायलैटरल मुद्दे हैं उनका समाधान बायलैटरल रूप में ही करेंगे, किसी भी बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेंगे, और उसे पाकिस्तान ने भी मान लिया था। तो इसी आधार पर वर्तमान में भारत द्विपक्षीय रूप से जो मुद्दे हैं उनके हल करने की बात करता है। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव एस्पेक्ट था, तो इसलिए इसे पॉजिटिव रूप में देखना ज़्यादा सही होगा सर। तो ये कश्मीर मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच बायलैटरल है और कभी इसमें थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं चलेगा, ये बात पाकिस्तान मानता है? सर पाकिस्तान कोशिश करता है कहीं ना कहीं इंटरनेशनल फोरम में, बट कहीं चूंकि ये समझौता पाकिस्तान ने भी किया था तो भारत ज़्यादा क्रेडिबल रूप में सामने आता है। क्योंकि कोई जो खासकर जैसे सर 1972 शिमला समझौते के पूर्व अमेरिका और यूनाइटेड नेशन डायरेक्टली इन्वॉल्व होने का प्रयास करते थे, लेकिन उसके बाद जैसे वर्तमान में ही जब कश्मीर का जो आर्टिकल 370 हटा था, तो उसके बाद पूरे विश्व की प्रतिक्रिया यही थी कि कहीं ना कहीं ये एक बायलैटरल मुद्दा है और इसे बायलैटरल रूप में ही सुलझाया जाना चाहिए। जबकि पाकिस्तान यह प्रयास कर रहा था कि इसमें विदेशी जो भी पावर्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट हो। तो मानता तो नहीं है ना? हाँ सर, मानता तो शिमला करार करके कौन सा बड़ा तीर मार लिया? सर कहीं ना कहीं इसके माध्यम से भारत एक रिस्पॉन्सिबल पावर के रूप में उभरा था, क्योंकि जो समझौते हमारे देश हित का बलि देके। सर ये इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट तो है, बट ये एक जो मैंने सर बताया जो कि भारत एक क्रेडिबल शक्ति के रूप में उभरा। हमने बिना किसी शर्त के जो प्रिजनर्स थे उन्हें वापस किया था, तो ये कहीं ना कहीं भारत की क्रेडिबिलिटी को बढ़ाया था। हालांकि इसका ये नेगेटिव भी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाता है या यही हमारी सदियों से चली आई आत्मघातकी सहिष्णुता है? सर ये कहीं ना कहीं इसका ये नेगेटिव एस्पेक्ट था। एक पक्का ऑनेस्टली सोच के बताओ, एक कल्पना पल भर के लिए कि अगर परिस्थिति उल्टी होती तो पाकिस्तान भारत के साथ इतनी शराफत के साथ पेश आता? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इस तरीके से भारत के साथ अच्छा बर्ताव। तो फिर हमारा ही दिमाग खराब हो चुका है क्या कि हर बार शत्रु को छोड़ देना, इसको हम बहुत बड़ी। सर ये जो डिसीजन लिया गया था जो 1972 के समझौते में, ये कहीं ना कहीं भारत की जो स्ट्रेटेजिक नीति है उसको शो करता है, जो उस मतलब रिसेंट नहीं बनी थी सर। ये कई सैकड़ों हजारों साल की भारत की पॉलिसी रही है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को भी ध्यान में रखता है, बट इसके साथ ही भारत एक तरफा
एक स्वार्थपूर्ण पावर के रूप में सामने नहीं आता है। ये जो स्ट्रेटेजिक नीति है सर, ये सिद्धांत हमारे सदियों पुराने जो भारत की अहिंसा की जो संस्कृति रही है, या जो एक समझदार शक्ति की पड़ोसी की रूप में जो भारत की छवि रही है, तो उसके कारण है सर। और फिलहाल आखिरी बात, हालांकि कहने वाली बातें बहुत सारी हैं ही, पाकिस्तानी सेना ने पाकिस्तान की सरकार के आदेश पर, लिखित है आदेश, बांग्लादेश में कत्ल किए, सिविलियंस के कत्ल किए, महिलाओं पर बलात्कार किए, और हमारे देश में 1 करोड़ निर्वासित आ गए थे। हमने पाकिस्तान को कभी जवाब पूछा इस बात का? सर इसके बारे में सर मुझे आइडिया नहीं। शिमला में क्यों नहीं पूछा? सर इसके बारे में सर मैं ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर। लेट अस कंटिन्यू। विकास, यस, आप रोमांटिक नॉवेल पढ़ना पसंद करती है, सुन के तो हमें बड़ी अच्छी लगी। बताइए क्या रोमांटिक नॉवेल आप पढ़ते हैं, किसी को पढ़ के सुनाते हैं? मैम अभी मैम जनरली मैं जो न्यू इंडियन राइटर्स हैं इंग्लिश में जो लिखते हैं, जैसे चेतन भगत, रविंदर सिंह और सुदीप नागरकर, अच्छा। मैंने इनकी नॉवेल्स पढ़ी है मैम। अच्छा। और जैसे अभी रिसेंट में मैंने एक आई टू हेड लव स्टोरी पढ़ी थी। अच्छा, उसमें क्या है भाई, हमें तो नहीं पता। मैम एक्चुअली में जो ये इसका जो बेसिक है स्टोरी का, ये बताता है कि कैसे टेक्नोलॉजी जो प्रेम के संबंध है उनको इफेक्ट कर रही है, कैसे पॉजिटिव एस्पेक्ट है टेक्नोलॉजी का। क्योंकि जो इसमें जो कहानी है वो उनमें जो लीड एक्टर या एक्ट्रेस कहना चाहिए, वो शादी.com के माध्यम से मिलते हैं आपस में, और फिर वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, चूंकि जैसे आजकल फ्री कॉलिंग है, तो उसके माध्यम से वो जुड़े रहते हैं एक दूसरे से, और बाद में ये कहानियां। तो डेटिंग ऐप से रोमांस का चेहरा कैसे बदला है हमारे देश में? मैम डेटिंग एप्स को अगर हम प्यार के संबंध में देखें तो दोनों तरीके से इसने इम्पैक्ट किया है। इसका पॉजिटिव सबसे ज़्यादा ये है मैम कि हम इसके माध्यम से डाइवर्स क्षेत्र के लोगों से मिल पाते हैं, जो कि रियलिटी में पॉसिबल नहीं होता है। आज हम यहाँ बैठकर हम फेसबुक के माध्यम से इंटरनेशनल स्तर पे भी लोगों से बातचीत कर सकते हैं, और हमें पता चलता है कि किसकी रुचि हमारे प्रति है, या कहाँ पे हमारे विचार मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रूप में काफ़ी इम्पैक्ट किया है। हालांकि इसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं, क्योंकि इसके माध्यम से कई बार हम सामने से नहीं जान पाते कि कैसा व्यक्ति है, कहीं ना कहीं वो केवल बातों पर डिपेंड करता है। तो उसके कारण कई बार कुछ अपराध भी हुए हैं, जिसमें महिला या पुरुष को बुलाकर और गलत कार्य किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों तरीके से बहुत बढ़िया समझाया आपने। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने अभी बोला कि टेक्नोलॉजी के जरिए रोमांस का जो नेचर है वो भी बदल रहा है, तो आप ये बताइए कि जैसे म्यूजिक हुआ, वो कैसे बदल रहा है? आप किस तरह के म्यूजिक सुनते हैं, और कैसे टेक्नोलॉजी के थ्रू म्यूजिक का जो चरित्र है वो कैसे बदल रहा है हमारे देश में या इवन इंटरनेशनल? मैम मैं जनरली जो हिंदी गाने होते हैं वही सुनना पसंद करता हूँ, जो कि लेटेस्ट आते हैं जनरली। और टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैम हम यदि इम्पैक्ट की बात करें म्यूज़िक में, तो कहीं ना कहीं इस टेक्नोलॉजी कारण आज हम भारत में बैठकर जो भी इंटरनेशनल सिंगर्स हैं, वो जो भी एल्बम या सॉन्ग्स लॉन्च करते हैं, वो ईजिली सुन पाते हैं। इसके साथ ही कहीं ना कहीं बट मैम इसका एक नेगेटिव भी है। टेक्नोलॉजी के कारण मैम जो पहले जो सिंगर्स होते थे वो कहीं ना कहीं रियल वॉइस होती थी, बट वर्तमान में हम देखते हैं कि उसमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो इम्प्रूव करते हैं अपनी वॉइस को, तो उनकी असली वॉइस सामने नहीं आती है। तो कहीं ना कहीं ये जो असली अच्छे सिंगर्स हैं उनके साथ एक भेदभाव कहा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे प्रियंका चोपड़ा ने शी ब्रॉट आउट सम म्यूजिक एल्बम, हैव यू एवर हर्ड हर सिंगिंग वन नोट? मैम अभी रिकॉल, आई थिंक इट इज सम, but there are some technologies which have improved or which have made difference in the creation of music. कुछ बता सकते हैं आप? जैसे वर्चुअल रियलिटी में उसने म्यूजिक बनाया, या ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन में म्यूजिक बनाया, कुछ आप बता सकते हैं? आजकल एक आया कि मेटावर्स में म्यूजिक क्रिएट किया जा रहा है,
कोरिया में हो रहा है, साउथ कोरिया, कुछ बता सकते हैं उसके बारे में? मैम जो ये मेटावर्स है ये एक्चुअली में एक डिजिटल वर्ल्ड की तरह है जिसमें हम डिजिटली अपने जो भी ऑडियो या वीडियो है उसे प्रदर्शित करते हैं और इसमें व्यक्ति जो हमारी ऑडियंस है वो भी डिजिटल रूप में उपस्थित हो पाती है। तो कहीं ना कहीं हम एक देश में बैठ के पूरे विश्व की ऑडियंस को एड्रेस कर सकते हैं। तो ये मेटावर्स का कॉन्सेप्ट है मैम। चलो, ये कोरिया में आजकल बहुत चला हुआ है, मैंने पढ़ा। यस मैम। कुछ पेंटिंग के बारे में दिशा में जाते हैं, आप बता सकते हैं कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट्स ग्रुप एक हुआ करता था, कभी सुना है आपने नाम? SM रजा या MF हुसैन भी थे उसमें, तैयब मेहता थे, ये लोग कौन थे, क्या था इसका चरित्र? मैम मैंने इनके नाम सुने हैं और जहाँ तक मैं एक जो कैरेक्टरिस्टिक है वो मुझे मैम पता नहीं किस पेंटर की थी, बट उसमें मैम वो पेंटिंग्स को जोड़ते थे, मतलब कई पेंटिंग्स के का सम्मेलन दिखता था। सब्जेक्ट जो होता था वो एक सब्जेक्ट नहीं होता था, जो पेंटिंग होती थी वो डिफरेंट सब्जेक्ट को समाहित करती थी। ये तो मुझे भी नहीं पता, बट बेसिकली ये लोग क्या थे, वो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट या ट्रेडिशनल इंडियन स्कूल ऑफ आर्ट से हटकर वो वेस्टर्न टाइप्स ऑफ पेंटिंग उसके तरफ हो गए थे। बेसिकली पेरिस में ये लोग रहते थे। हाँ, यस। सिमिलरली 1940s में एक प्रोग्रेसिव मूवमेंट हुआ, IPTA, कुछ बता सकते हैं उसके बारे में? सॉरी मैम। हाँ, सॉरी। इंडियन प्रोग्रेसिव थिएटर एसोसिएशन। मैम अभी नहीं पता, चलिए ठीक, थैंक यू। हाय विकास, आपका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है। यस सर। कुछ टर्म्स के बारे में बात करते हैं। यस। आपको वेल ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता का पर्दा पता है क्या कंसेप्ट है? हाँ, यस सर। किसने रची थी ये कंसेप्ट? सर ये जॉन रॉल्स ने दिया था। अपने न्याय के सिद्धांत के संबंध में इन्होंने वेल ऑफ इग्नोरेंस की थ्योरी दी थी। इससे इनका तात्पर्य यह था कि जब हम न्याय की थ्योरी बनाएंगे कि किस आधार पर न्याय किया जाए, स्वतंत्रता या समानता, तो उसमें व्यक्ति को अपने जो सोशल स्टेटस है उसके बारे में पता ना हो कि वो किस लिंग से संबंधित है, किस जात से संबंधित है, और इस आधार पर व्यक्ति निरपेक्ष स्वतंत्र रूप से एक निर्णय ले कि किस तरीके का न्याय का सिद्धांत पूरी दुनिया के लिए बेटर होगा। तो अभी जब कायदे कानून बनते हैं तब ये वेल ऑफ इग्नोरेंस का भी यूज किया जाता है? सर वर्तमान में यदि हम देखें तो जब हम क्रिमिनल लॉज या सिविल लॉज बनाते हैं तो कहीं ना कहीं इसका ध्यान रखा जाता है, बट इसको सर हर जगह ध्यान में नहीं रखा जाता है, बल्कि कई बार जैसे सर महिलाओं के संबंध में कुछ विशेष प्रावधान भी किए जाते हैं, क्योंकि वर्तमान में उनकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए जैसे उन्हें छूट दी जाती है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर यदि पुरुष है तो वो उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं हम एक लेवल तक हम उनके सोशल स्टेटस का भी ध्यान रखते हैं सर। ओके। अभी जो और कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स है जैसे हॉब्स, मैकियावेली, रूसो, उन्होंने मानवीय स्वभाव, ह्यूमन नेचर के बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें बोली है। आपका ह्यूमन नेचर के तरफ का क्या व्यू है? आपको क्या लगता है ह्यूमन नेचर कैसा है? सर मुझे लगता है कि जो भी थिंकर्स जिन्होंने थ्योरी दी है, पॉलिटिकल थ्योरी, उसमें जनरली उन्होंने केवल एक एस्पेक्ट को ही एग्जैजरेट किया है। जैसे यदि हम हॉब्स की बात करते हैं तो वो ये मानता है कि इंसान एक बुरा प्राणी है, पशु की तरह है, और वो केवल हिंसा पर यकीन रखता है। यदि हम इसे स्वतंत्र छोड़ देंगे तो ये कहीं ना कहीं हिंसा को बढ़ावा देगा। जबकि जैसे जॉन लॉक है वो पॉजिटिव रूप में केवल देखता है इंसान को, कि इंसान आपस में सहयोग करता है। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो इन दोनों के बीच की स्थिति है। व्यक्ति में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों गुण हैं। केवल यदि हम व्यक्ति में कोई भी रिस्ट्रेन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को भी बढ़ावा मिल सकता है। बट यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इंसान के अंदर सकारात्मक गुण भी हैं, तो उसे एक निश्चित हद तक हमें रिस्ट्रेन करना पड़ेगा। उन्हें हमें अधिकार भी देने पड़ेंगे, स्वतंत्रता भी देनी पड़ेगी। ओके। हम अभी मैकेनिकल के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में इंजन ऑयल की जरूरत होती है? सर मैं श्योर नहीं हूँ सर इसमें। ओके, इफ यू वांट टू टेक अ गेस।
सर मुझे लगता है कि इसमें इंजन ऑयल की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं। जो सामान्य जो पेट्रोल और डीजल इंजन होते हैं उसमें जो पिस्टन होता है और भी जो पुर्जे होते हैं, चूँकि वो गतिशील होते हैं, तो उनके लिए वियर एंड टियर ना हो इसलिए हम इंजन ऑयल का यूज़ करते हैं। जबकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं वो मोटर पर कार्य करते हैं, तो मुझे लगता है कि सर इंजन ऑयल की जरूरत नहीं। सही है। अगर हम बात करें ई व्हीकल्स की ही, तो उससे पोल्यूशन कम होता है या आर्गुमेंट में कितना दम है? सर यदि प्रेजेंट स्टेटस की बात करें हम, तो इसके दोनों पक्ष हैं सर। जहाँ जो डायरेक्ट पॉल्यूशन है सर वो डेफिनेटली कम होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें जो फ्यूल है, हाइड्रोकार्बन फ्यूल है, उसका यूज़ नहीं किया जाता है। तो इसमें जो डायरेक्ट पॉल्यूशन होता है, जो गैसेस निकलती हैं, वो पॉल्यूशन नहीं होता है। बट यदि हम दूसरे पक्ष में देखें तो कई इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। जैसे वर्तमान में अभी भी लिथियम आयन जो बैटरीज है उनका सही डिस्पोजल जो है वो टेक्निक अभी एस्टेब्लिश नहीं है। इसी के साथ जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, जैसे भारत में ही जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन होता है उसमें 50 से 60% कोयले का उत्पादन कोयले द्वारा किया जाता है। तो ये इनडायरेक्टली तो कहीं ना कहीं प्रदूषण को उतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं करता है। बट यदि ओवरऑल देखें सर तो सकारात्मक प्रभाव मुझे लगता है ज़्यादा है इसके, क्योंकि जैसे सर अभी 40% सर हम रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सकारात्मक पक्ष ज़्यादा है। आपने लीगल ड्रामास भी आप देखते हो? यस सर। आपने सूट्स देखी है? हाँ यस सर। ओके। अगर आपको रॉस जैसी फोटोग्राफिक मेमोरी मिल जाए तो क्या करेंगे? सर यदि रॉस जैसी सर फोटोग्राफिक मेमोरी होगी सर, तो सर मैं भी कहीं ना कहीं वकील बनने का ही प्रयास करूंगा क्योंकि कहीं जो इस मेमोरी का सर काफी पॉजिटिव यूज किया जा सकता है यदि आप वकील हैं, और खासकर जैसे उसमें भी सर झूठा सर्टिफिकेट देके नहीं सर, कहीं ना कहीं का झूठा सर्टिफिकेट सर वो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव था सर कि उसको बिना गलत पक्ष में गए हुए भी वो मदद कर सकता था एडवाइजर के रूप में, तो कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिव था। बट मुझे लगता है कि जो जिस तरीके से वो काम कर रहा था लोगों के लिए, उसने पूरी फर्म के जो कैरेक्टर है उसमें एक पॉजिटिव चेंज लाया था। जो वकील केवल पैसों के लिए काम कर रहे थे उनका उन्होंने बिहेवियर चेंज करने में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई थी। तो मुझे भी यदि कार्य करने का मौका मिलता है तो मैं भी ऐसे डाउन ट्रोडन पर्सन्स के लिए सर कार्य करना चाहूँगा। ओके, थैंक यू। गुड। आर्टिकल 25 भारतीय संविधान का क्या है? सर आर्टिकल 25 भारत में जो धार्मिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है समूहों के रूप में, कि जो भी समूह हैं उन्हें अपने धर्म के प्रचार की और उसके संरक्षण की स्वतंत्रता हो। उस आर्टिकल को जिस तरह से लिखा गया है, क्या ये भी मतलब निकलता है कि और जितने भी धर्म हैं दे आर डीम्ड टू बी हिंदू फॉर द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट बेनिफिट? सर मैं जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल सिख्स आर इंक्लूडेड इन दैट, और जो जिस तरह से वर्डिंग किया गया है, अगर आपको पता नहीं इसके बारे में ज्ञान है या नहीं, एक समय था सिखों की डिमांड थी कि हमें आर्टिकल 25 की उन्होंने कॉपी जलाई थी बंगला साहब गुरुद्वारे पर, कि उसके अनुसार हम वी हैव बीन डीम्ड टू बी हिंदूज, हम हिंदू नहीं हैं, तो उस आर्टिकल को वो करना चाहते थे, बदलवाना चाहते थे। क्या विचार आपका? सर यदि मैं धार्मिक स्वतंत्रता के नज़रिए से देखूं तो मुझे भी लगता है कि चूंकि उनकी एक पृथक आइडेंटिटी है, तो मेरे अनुसार सर संविधान संशोधन के माध्यम से उन्हें एक पृथक अलग कर देना चाहिए। हाँ यस सर। उसका और क्या इम्पैक्ट होगा, सिखिज्म में क्या इम्पैक्ट होगा, वो बता सकते हैं? सर सिखिज्म में सर ये इम्पैक्ट हो सकता है, आप हाँ बताइए, कि सर जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट को जो आरक्षण मिलता है वो नहीं मिल पाएगा। नहीं मिल पाएगा ना? यस सर। सिख में जो है
मजहबी सिख रामगढ़िया और दूसरे वो हैं, वो कितना परसेंट है? सर परसेंटेज मुझे तो आधे से ज़्यादा हैं। वो कहेंगे फिर हमारे को सिख बनने में क्या फ़ायदा है, और वो तो सिखिज्म तो नष्ट हो जाएगा। केवल कुछ लोगों को हमें अलग है, हम अलग हैं, उस पर आते हैं, उनका पृथक होने की जो आप बात कर रहे हैं। सिखिज्म की शुरुआत कैसे होती है? खालसा पंथ जब बनाया गया तो कैसे हुआ? सर सिखिज्म की जो शुरुआत है वो सर श्री जो गुरु गोविंद सिंह ने शुरू किया, तो वो लोग कैसे इकट्ठा किए, कहाँ से इकट्ठा किए, किस बेसिस पे किए? सर एग्जैक्टली तो सर मुझे आइडिया नहीं, बट नहीं, उन्होंने हर परिवार को कहा कि एक बेटा मुझे दे दो, तो उसी परिवार में एक बेटा सिख बन गया और दूसरा बेटा नहीं रहा डाउन द लाइन। तो अलग कहाँ हुए? उसी परिवार से तो आए हैं आप सर। एक्चुअली में और आज भी आपस में शादियां भी होती हैं, खाना पीना भी होता है, प्रथाएं भी बहुत काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज भी हैं। वो जो उनका शुरू में पढ़ाया था ओमकारा, उसमें आप देखिए राम का जिक्र आता है। तो फिर वो पृथकता ये जबरदस्ती की बनाई गई है या सचमुच में है? सर यहाँ पे मुझे लगता है कि हमको उस ग्रुप की जो मांग है उसको देखना पड़ेगा कि क्या ये केवल, जैसा कि आपने बताया सर, कि जो सोशली कहना चाहिए जो पिछड़े तबके के वर्ग हैं वो ज़्यादा बड़े हैं उसमें, क्योंकि यद्यपि कि सिखिज्म में ऐसा नहीं माना गया था कास्ट और क्रीड का भेदभाव, बट कहीं ना कहीं रियलिटी में ये एग्जिस्ट करता है। तो सर जो मैंने सर ओपिनियन दिया था उन्हें पृथक दर्जा देने का, वो सर मैंने उनकी मांग के बेसिस पे दिया था। यदि ओवरऑल कम्युनिटी मांग तो कोई भी कुछ भी करके खड़ा हो जाएगा, पर पृथक होने का मैं कह रहा हूं, जब आप एक ही परिवार के दो पुत्र ये कहेंगे नहीं मैं पृथक हूं, कैसे भाई? सर मुझे लगता है कि यहाँ पर उनकी धार्मिक जो स्वतंत्रता है, जैसे सर उसमें बौद्ध जो धर्म है उनके भी, बुद्ध को भी, जहाँ बौद्ध धर्म को भी शायद सर हिंदुइज्म में नहीं, बौद्ध धर्म में ये नहीं हुआ कि एक परिवार में एक भाई, वैसे एक भाई, और वो एक भाई भी किस लिए गुरु गोविंद ने किस लिए लिया? जो हिंदुओं पे अत्याचार करते थे उनके विरुद्ध लड़ने के लिए। यस सर। फिर पृथकता होना क्या? थैंक यू। हेलो विकास, कैसे हो? अच्छा हूँ सर। ठीक है। आज इंडिया ने एक SSLV लॉन्च किया, जो सक्सेसफुली लॉन्च किया। SSLV, GSLV और PSLV, इनमें क्या फ़र्क है? सर अभी सर मुझे SSLV का जो टेक्नोलॉजी है सर वो मुझे याद नहीं आ रही है सर। PSLV और GSLV में सर डिफरेंस मैं बता सकता हूँ। PSLV सर 4 स्टेज रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जाता है, 4 स्टेज होता है, जबकि जो GSLV है वो 3 स्टेज होता है। 4 स्टेज में सर इसमें अल्टरनेटिव ठोस, फिर द्रव, इसके बाद पुनः ठोस और द्रव ईंधन का यूज़ किया जाता है। जबकि जो GSLV होता है उसमें ठोस, द्रव और उसके बाद सर क्रायोजेनिक इंजन का यूज़ किया जाता है। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी होती है जिसमें द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन होते हैं। इसके अतिरिक्त सर PSLV के अंतर्गत हम सर भूतुल्यकाली कक्षा में स्थापित करते हैं सर उपग्रह को, जबकि जो GSLV है वो भूस्थैतिक कक्षा में सर स्थापित इसको ब्रश अप करना। ड्रोन और प्लेन्स, इनमें जो फ्लाइट होती है उसका टेक्नोलॉजी में क्या फ़र्क है? सर जो थ्रस्ट मिलती है। यस सर। सर जो प्लेन होता है उसमें जो थ्रस्ट होता है वो फ्यूल बर्न होने के कारण जो गैसेस निकलती हैं उसके कारण जो थ्रस्ट होता है सर उसके कारण प्लेन उड़ान भरता है। जबकि जो ड्रोन होते हैं सर उसमें छोटे छोटे सर फैंस लगे होते हैं जो काफ़ी स्पीड में चलते हैं जिसके कारण थ्रस्ट उत्पन्न होता है सर। चलो कोई बात नहीं। आप सागर में एजुकेशन, यस सर, कॉलेज है। सागर कैसा शहर है? सर कुछ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है? सर ये बुंदेलखंड क्षेत्र को प्रदर्शित करता है और सर
यहाँ पर सर जो डायनेस्टी थी सर उनके बारे में मुझे याद नहीं है सर, बट प्रेजेंटली सर वो काफ़ी सिग्निफिकेंट सिटी है मध्य प्रदेश की। यहाँ पर डॉक्टर हरि सिंह गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसके अतिरिक्त इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज है गवर्नमेंट, जहाँ से मैंने पढ़ाई की है। इसके साथ ही सर वहाँ पर मिलिट्री का कैंटोनमेंट एरिया भी है। उधर कैंटोनमेंट में एक महार रेजिमेंटल सेंटर है। हाँ यस सर। तो ये भीमा कोरेगांव केस क्या है सर? एग्जैक्ट केस सर मुझे सर याद नहीं है सर। कोई बात नहीं। आपने कोई विक्रमादित्य स्कॉलरशिप लिया है? Yes. ये विक्रमादित्य कौन से राजा थे? सर जिन विक्रमादित्य के नाम पर मुझे स्कॉलरशिप मिली है वो मध्य प्रदेश के उज्जैनी के शासक थे। ये फर्स्ट एडी में मध्य प्रदेश में शासन करते थे और इन्होंने ही विक्रम संवत की 57 ईसा पूर्व में शुरुआत की थी, जब उन्होंने शकों को हराया था। उन्हें अपने जो न्याय प्रियता है उसके लिए जाना जाता है, वो जनता की मदद के लिए जाने जाते थे। हालांकि सर उनके जो पुख्ता साक्ष्य हैं जिन विक्रमादित्य के नाम पर मुझे स्कॉलरशिप मिली है वो अभी उपस्थित नहीं है, बट इन्हें जो विक्रमादित्य हैं उन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय से भी तुलना की जाती है, जिन्होंने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और सर रिसेंट में जो हेमू थे उन्होंने भी सर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। आप ये लीगल ड्रामास के बारे में बात कर रहे थे। यस सर। एक इंडियन लीगल ड्रामा है क्रिमिनल जस्टिस। यस आपने देखा होगा। यस सर। क्या ये रियलिस्टिकली प्रोजेक्ट कर रहा है स्टेट ऑफ इंडियन जेल्स एंड इंडियन लीगल सिस्टम्स, या थोड़ा ओवर प्ले कर रहा है? सर मुझे लगता है थोड़ा तो ओवर प्ले कर रहा है, बट यदि हम पास्ट के जो मूवीज आते थे उससे यदि हम तुलना करें तो मुझे लगता है कि थोड़ा रियलिस्टिक जाता है। जितना सर मुझे अपने दोस्तों के थ्रू जानकारी मिली थी तो मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा रियलिस्टिक है। अगर आपको एज एन एडमिनिस्ट्रेटर सोचना है तो आप इंडियन ये जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में 2-3 क्या रिफॉर्म ला सकते ऐसा सीन देख के? सबसे इम्पोर्टेंट सुधार लगता है कि जो अपराधी है या आरोपी है उसके राइट्स को सर सम्मान नहीं किया जाता है मतलब, तो मुझे लगता है कि उसके अधिकारों को भी ध्यान में रखना होगा। जैसे सर जो 3rd सीजन आया था उसमें जो बच्चा रहता है उसको पहले से ही जो पुलिस है वो आरोपी मान लेती है। तो इस तरीके में जो मैं यदि एडमिनिस्ट्रेटर हूं तो मैं अपने जो निचले जो कार्य करने वाले लोग हैं उनकी मानसिकता में सुधार का प्रयास करूंगा। इसके साथ ही सर जो जेल सुधार का कार्यक्रम भी मैं कोशिश करूंगा। खासकर सर एक कोड काफ़ी प्रचलित है कि भारतीय जेलों में जाने के बाद जो व्यक्ति है वो सुधरता नहीं है बल्कि बड़ा अपराधी बन जाता है, तो उसमें सर सुधार करना बहुत ज़रूरी है। यदि जैसे सर प्रेजेंट में मध्य प्रदेश में कई जगह पे सर ओपन जेल्स की शुरुआत की गई है, तो ऐसे इनोवेटिव आइडियाज सर मुझे लगता है कि इस दिशा में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप मध्य प्रदेश में एक लाडली लक्ष्मी योजना है। यस। ये एग्जैक्टली क्या है ये स्कीम? सर लाडली लक्ष्मी योजना राज्य सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में महिलाओं का जो जीवन स्तर है उसको सुधारने और महिलाओं के प्रति जो सम्मान की भावना है उसको बढ़ावा देने के लिए लॉन्च की गई थी। इसमें सर डिफरेंट एज के बाद राज्य सरकार द्वारा मॉनेटरी मदद की जाती है महिला की। जैसे सर मुझे एग्जैक्टली अमाउंट याद नहीं है, बट जब बच्ची जब 8वीं कक्षा पास करती है या 10वीं या 12वीं पास करती है तो उनकी सरकार द्वारा मदद करी जाती है। और वर्तमान में सर जो ग्रेजुएशन करने की इच्छुक हैं जो छात्राएं हैं उनकी भी राज्य सरकार द्वारा मॉनेटरी मदद की जाती है, जिससे महिलाओं का शिक्षा का स्तर बढ़े। और इसके साथ ही जो परिवार पहले महिलाओं को एक पितृसत्तावादी सोच की निगाह से देखते थे उसमें एक पॉजिटिव चेंज लाया जा सके। आपने मैम से तो रोमांटिक नॉवेल्स के बारे में बात कर ही लिया। गुलशन नंदा कौन है? सर अभी मेरे कॉल। थैंक यू। पतंग। थैंक यू विकास, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। या कुल मिला के अच्छा है, सब टेक्निक कंटेंट दोनों, जो सही इंटरव्यू टेक्निक चाहिए वो भी है, एक आवाज में उत्साह है, आप जो बात कर रहे हैं एक आनंद के साथ। वह अन्यथा मुझे कई नौजवानों को बताना पड़ता है, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है, आनंद के साथ उत्साह के साथ बात हुई है, अच्छा है। और कुल मिला के हमें लगता है कि
आप 15 फरवरी के लिए सेट हो। मुझे तो लगता है 15 ही क्यों, समझ लो कि कल सुबह था इंटरव्यू तो भी आप तैयार हैं। अब 15 तक अलर्ट रहते हुए कुछ बातें करनी है। अब मैं जो कह रहा हूं इसलिए नहीं कि कुछ कम है, सब अच्छा सूझबूझ भी आपका परिचय अच्छा दिया है। शांति से पैनल की बात सुन के विचार करके जो भी रिस्पॉन्ड करना है सब अच्छा किया है। आज से 15 तक तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपडेट रखो अपने आप को। ये जाहिर बात है कि 15 को जब, और सुबह है या दोपहर में है? सर दोपहर में है, तो 15 के न्यूज़पेपर्स भी पढ़ के पहुंचना। लेटेस्ट अलर्ट होगा। जहां से मैंने शुरुआत की कि कॉलेज का नाम इंदिरा जी पर है और यूनिवर्सिटी का नाम राजीव गांधी पर। अब मैंने पूछा कि चलो इस पर से किस पर बात कर लेते हैं। हो सकता है वहां का पैनल भी पूछे, या हो सकता है चेयरपर्सन हो या कोई भी हो, इसमें से एक उठा के आपसे बात करेंगे। तो बी श्योर कि दोनों के प्रति तैयारी की है। आज मैंने एक ही मुद्दा उठा लिया। अच्छा, हालांकि वो अकेला मुद्दा भी 2 घंटे की बात है, हमें समय हमेशा कम रहता, लेकिन इंदिरा जी का खुद व्यक्तित्व हो, बचपन हो, जो कि स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा हो, या राजनीति में उनका करियर जिस तरह से बना और किस तरह से वो एक नेता बनती गई, तो शिमला भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, या आपातकाल की चर्चा भी हो सकती है। तो विशेषकर जिसका ऑप्शनल पोल साइंस है, तो जो इंदिरा जी ने 25 जून 1975 को आपातकाल लागू किया अंडर आर्टिकल 352, हाँ, तो उस दिशा में भी चर्चा जा, ऐसी बहुत सारी है। इंदिरा जी's career and personality is like checkered and mixed with lot of positives and unfortunately lot of negatives also। कई मुद्दों पर सही समय पे इंदिरा जी ने देश को बचाया है। सियाचिन की बात सोच लो, या अंटार्कटिका पर बेस तैयार करने की बात हो, या अणुस्फोट भी पहला जो किया वो इंदिरा जी के आदेश पर 18 मई 1974 को पोखरण में। तो मैं अलर्ट कर रहा हूं कि इंदिरा जी के अलग अलग पक्ष पर होगी चर्चा। नहीं तो पैनल में चूज राजीव गांधी। कीप योरसेल्फ रेडी। एंड राजीव गांधी's personality, Rajiv Gandhi's career, his tenure as prime minister, again a mixture of like good and bad, opportunities taken and unfortunately opportunities missed। एक तरफ उन्होंने आईटी का जमाना लाया, कंप्यूटर का सब, और देश को भविष्य पर नजर रखने की he was the one who started talking of 21st century। तो पास्ट में नहीं रहने का है, अभी आने वाला भविष्य है। बट लॉट ऑफ लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज, बी इट शाहबानो केस, बोफोर्स केस, लॉट ऑफ देम। तो कीप योरसेल्फ रेडी फॉर ऑल ऑफ इट। बाकी आपकी आवाज में उत्साह है, वही रहने दो। चर्चा तो कई बातों पर होगी, तो क्या मालूम इसमें से क्या उभर कर आएगा। बट SSLV बीइंग द लेटेस्ट वन, सर ने इसलिए पूछा, वो स्मॉल है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और जो अपने विज्ञान तकनीकी का परिचय दिलाना है दुनिया को, उसका और एक महत्वपूर्ण कदम है। बाकी आज के इंटरव्यू में हमने MP पर थोड़े कम सवाल किए, उसमें से कुछ भी आ सकता है। यहाँ तक कि मुझे मालूम नहीं कि MP का बजट कब प्रस्तुत हो रहा है। वो सर एक्चुअली मार्च में होगा। हाँ, तो बट देश के बजट पर हो सकते हैं सवाल 15 फरवरी को। फिर अगर 15 है, इसलिए कहीं ये भी हो सकता है कि 14 फरवरी को लेके चर्चा हो। और मात्र वैलेंटाइन डे की बात नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि पुलवामा याद हो, और बालाकोट याद हो, और पोल साइंस के स्टूडेंट के लिए जो उसके जो परिणाम निकल कर आए, गेम चेंजर, उसकी भी चर्चा 15 फरवरी को हो सकती है। बाकी हर चीज पे, हाँ, कटनी डिस्ट्रिक्ट, या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, हाँ, यस, चेंज इन द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री।
बाकी बस एक दो बातें मैं खुशी के लिए चर्चा, मात्र इंटरव्यू के लिए नहीं है। Yes, sir. ये जो मेरी व्याख्या आनंद, Yes, sir. हाँ, कि एक मैं कह रहा हूं सूट्स लीगल ड्रामा है क्या? सर हाँ कहते थे। एक्चुअली 1-2 सीजन के बाद मैंने देखना छोड़ दिया। हाँ सर वो आधा टाइम तो अपनी पॉलिटिक्स करते रहते हाँ, हैं, yes. केस लड़ने तो जाते ही नहीं है। यू डोंट सी मुझे लगा था स्टिमुलेटिंग हाँ. कुछ लॉ के मुद्दे होंगे हर एपिसोड में जो हमें सोचने पे बाध्य करेगा। ऐसा तो नहीं है, बस उनके बस, तो मैंने बंद कर दिया वो। हाँ सर Complete cover कर लो। हाँ, नाम तो उन्होंने सूट्स दिया है, फिर मैंने तय किया कि ये जो सूट्स है वो कानून के बारे में नहीं है, कपड़ों के बारे में। Yes, sir. बट बेहतरीन लीगल ड्रामा अगर देखना चाहते हो तो एक प्रैक्टिस नाम की सीरियल है, Okay, sir. जो कि दुर्भाग्य से OTT पर भी नहीं है, थोड़ा पता। प्रैक्टिस इस 8 सीजन हुआ करते थे उसके, एकदम ब्रिलियंट है। Yes. Every episode makes you think and takes you to deeper levels of insight into law and how law works. Yes, sir. उसका प्रैक्टिस का अगला हिस्सा जो आया उसका नाम है बोस्टन लीगल। हाँ yes, sir. बोस्टन लीगल अवेलेबल है, हाँ yes, sir. लेकिन मैं ये बता दूं कि वो प्रैक्टिस से नीचे है। Okay, sir. तो बोस्टन लीगल भी सूट से तो कई गुना अच्छा है। वैसे सूट्स का जिक्र हो जाए तो उसमें सबसे फेमस स्टार कौन है? तो उसमें तो हार्वी हाँ, हार्वी सर, स्टार जो नाम Actor. एक्टर सर गैब्रियल नाम है सर शायद उसका। सबसे फेमस पूछा मैंने। महिला है। मेगन मार्कल। हाँ। सॉरी सर, हाँ यस सर, यस सर। तो वो लेके चर्चा हो सकती है। हाँ यस सर, और फिर ये जो स्पेयर ऑटोबायोग्राफी आ गई, यस सर। और वो जाके यूके की कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से जोड़ा जा सकता है वो विषय, हाँ यस सर। इस तरह से। बाकी तो है ना, चर्चा का कोई अंत नहीं है, कहीं तो हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा। यस सर, बट चंद्रगुप्त सेकंड, हाँ यस सर। अगर चंद्रगुप्त सेकंड की बात करोगे तो उसका टेन्योर 375 फर्स्ट 415 AD है, यस सर। और जिसको विक्रम संवत नाम है, इट इज 58 BC में शुरू होता है। हाँ यस सर, और इतिहासकारों को अभी तक पता नहीं कि वो विक्रम कौन है, हाँ यस सर। उस पर अलग अलग सिद्धांत है। हाँ लेकिन ये आपको स्कॉलरशिप किस विक्रमादित्य, ये तो पदवी है ना, पदवी है, हाँ और हर महाराजा कुछ विशेष करने के बाद भी अपने आप को विक्रमादित्य कहलाता था। कहलाता है, हाँ तो साफ साफ और क्लियर हो उसके जवाब। चंद्रगुप्त दूसरे की, अच्छा आपने ये भी वाक्य कहा कि चंद्रगुप्त दूसरा उज्जैन का राजा था, सॉरी, फर्स्ट सेंटेंस वो भारतवर्ष का सम्राट था। हाँ यस। उसको राजधानी उज्जैन का राजा तक आपने कहां से सीमित कर लिया? तो मुझे याद नहीं सर, धोखे से बोल दिया होगा मैंने, क्योंकि वो उज्जैनी के राजा एक्चुअली सर जो विक्रमादित्य हैं, हाँ, वो मध्य प्रदेश में नहीं माना जाता था कि वो राजा हैं। हाँ। मतलब वहाँ ये नहीं माना जाता कि वो चंद्रगुप्त द्वितीय हाँ। हैं। वहाँ ये मानते हैं कि ये एक सेपरेट राजा ही थे विक्रमादित्य, जो फर्स्ट एडी में थे उज्जैनी के शासक। वहाँ पे ये कुल मिला के फाइनल जवाब नहीं है। हाँ ये सर, अभी फाइनल तो जो इतना जानते होंगे तो शायद ये भी जानते होंगे कि एक जो राजा भोज है, हाँ ये कुछ कुछ कहते हैं कि वो राजा भोज ही विक्रमादित्य है। हाँ ये सर, कालिदास उसके दरबार में था, Yes. और कुछ लोगों ने कालिदास को जोड़ दिया है ये चंद्रगुप्त दूसरे के द्वितीय से। साथ में। यस सर, और आपने इंटरव्यू में भी कहा कि इसने शकों का को पराजित विजय किया। अच्छा, तो आखिर में शकों को जिसने हराया ये चंद्रगुप्त दूसरा है, ये विक्रमादित्य है। ओके, और जो रुद्रदामन या नहपान क्षत्र नहपान को हरा दिया, ये चंद्रगुप्त दूसरा है। ओके सर, कहानी बड़ी मनोरंजक है, हालांकि yes, sir. समय के चलते मैं रिस्ट्रिक्ट करूंगा अपने आप को, यस सर, बट पढ़ लेना ठीक से। बाकी सिखिज्म बुद्धिज्म जितनी चर्चा करें कम है, पर मैं इतना कह के समारोह करना चाहता हूं कि हमें जानबूझ के फुटीरता और अलगाववाद के बीच डाले जा रहे हैं, हाँ और yes, हम sir. उस पर बलि चढ़ रहे हैं। यस सर, ये सिखों के अलग होने का मुद्दा ब्रिटिशों ने शुरू किया, यस और जो विष के बीज बोए आज उसको लग रहे हैं विष के फल। वही तो बात अलगाववाद को लेके, तो हम अलग हैं तो भारतीय नहीं है तो हमें खालिस्तान चाहिए, इसी तरफ लेके जा रही है। यस बाकी चर्चा जब करनी हो, कहाँ अलग है भाई, यस कहाँ इंटरव्यू में आपने भी कहा
Yes, sir. जिनके ईश्वर को ओंकार के नाम से जाना जाए, वो अलग है। सर एक्चुअली मुझे लगा कि शायद जो एक आइडेंटिटी होती है वो हर धर्म की। तो हिंदू व्यवस्था में भी ऐसे हजारों है ना संप्रदाय। Yes. तो इसी आधार पर तो अब वो कर्नाटक में जो लिंगायत समाज है वो भी मांग कर रहा है कि हमको माइनॉरिटी दे दो। आइडेंटिटी तो सबकी अपनी अपनी है। तो आप अरुंधति रॉय की तरह डिक्लेयर कर दीजिए आई एम रिपब्लिक ऑफ वन। ये फुटिलता के अलगाववाद के बीज है Yes. और कॉन्स्टिट्यूशन के आड़ में से इनको बढ़ावा दिया जा रहा है। हाँ, yes, इनको sir. तो सोच लेना ठीक से, उनकी अपनी पहचान है, कौन सी है, कौन से। गुरु ग्रंथ साहब देख लो, सभी संतों के वचन है, उसमें राम है, उसमें कृष्ण है, उसमें राधा है, कहाँ से अलग हो गए? नहीं, उनका नाम ही देखिए ना, गुरु गोविंद सिंह। गोविंद सिंह, हाँ। गोविंद कहाँ से? हाँ, यस, कृष्ण जी से। हाँ, हर कृष्ण, हाँ, गुरु हर कृष्ण, सभी गुरुओं के नाम, सभी के नाम चेक करें। यस। कहाँ से? ये हमें जानबूझ के डाला जा रहा है अलगाववाद के। और पीएस पोल साइंस की दृष्टि से पक्का ध्यान में रखना कि अगर इसकी ऐसी कोई चर्चा आ जाए तो फिर कर्नाटक में जो लिंगायत समाज अभी मांग कर रहा है कि हम भी माइनॉरिटी है, यस सर। हमें डिक्लेयर किया जाए माइनॉरिटी। हाँ, Yes, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि माइनॉरिटी है। तो भाई शिव के जो उपासक हैं, अगर वो हिंदू नहीं है तो दुनिया में कौन है हिंदू? यस। लेकिन संविधान वो आर्टिकल 25 है, 29 और 30 है, और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट को स्पेशल स्टेटस है। यस सर। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट में पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन लागू नहीं होता है, नहीं होता है। और सरकार वो अपने नियंत्रण में नहीं ले सकती है। इसलिए लिंगायत कह रहे हैं कि हमको भी माइनॉरिटी। बसवेश्वर जो कि एक महान समाज सुधारक थे, यस सर। अब कहा जा रहा है उन्होंने अलग धर्म की प्रस्थापना की। यस। कहाँ की? मुझे एक भी वचन दिखा दो कि बुद्ध कह रहा है कि मैं किसी अलग धर्म की स्थापना कर रहा हूं। एक भी वाक्य दिखा दो। ये सब जानबूझ के अलगाववाद पर मैं कह रहा हूं, हमसे रहा नहीं जा रहा, इसलिए कह रहे हैं। आप पर कोई बंधन नहीं है, अपने लिए सोच लेना, अपने लिए पढ़ाई, जो आपकी अपनी राय है। यस सर। तो इंटरव्यू में आपने रखनी है आपकी अपनी राय। यस सर। हैं? बाकी अच्छा है, एक्सलेंट। हमें लगता है आज का इंटरव्यू 175, 2-4 कम हो, 2-4 ज्यादा हो सकता है, तो अच्छा है। और आज 175 है ना, तो 15 फरवरी को हमारी उम्मीद रहेगी कि 190 हो, 200 हो, तब हम खुश होंगे। और मॉक इंटरव्यू का उद्देश्य वो है। यस सर। पूरा ट्राई कर। या ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। ये नोट्स है पैनल ने तैयार किए हुए। थैंक यू सर। और 15 को इंटरव्यू के बाद बता देना कैसे रहा इंटरव्यू। बिल्कुल। You are a brave guy. You said you like to read romantic novels. That's a very brave declaration. थैंक यू सर। You want to discuss that because you say romantic, Yes. and then you name Chetan Bhagat man. Chetan, is he romantic? मुझे लग रहा है कि हाँ। मतलब Girlfriend. सर एक चीज पूछनी थी हाँ, sure. कि जो लीगल ड्रामा जैसे मैंने लिखा है, तो लीगल ड्रामा में सर केवल क्या मैं वकीलों से रिलेटेड ही बोल सकता हूँ? No. Again, your favorite. यस सर। जैसे मेंटलिस्ट एक शो था, वो एक्चुअली में बताता है कि पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेट करती है, तो वो भी लीगल एस्पेक्ट में आ सकता है। क्यों नहीं? यस बता सकते हो। यस सर। जिस पर आपकी अपनी राय है वो रखनी है, यस सर। और एक बार रखने के बाद जहां चर्चा होगी Yes. तो पुष्टि और प्रमाण देना बिल्कुल जरूरी है। Yes. जहां तक वो कर पाओगे, एवरीथिंग इज ओके। यस। ऑल द बेस्ट विकास। थैंक यू सर। थैंक यू।